तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में आई मूवी मॉम को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफी कम है क्योंकि जितनी अच्छी मूवी है उस हिसाब से रेटिंग्स बहुत ही कम मिली हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देवकी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि स्कूल में बायोलॉजी टीचर होती हैं और वो बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आर्या होता है जो कि अपने ही एक क्लासमेट को छुप छुप कर देख रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। उसी क्लास में एक मोहित नाम का लड़का आर्या को देख रहा होता है लेकिन उसके देखने में काफी फर्क था क्योंकि वो काफी गंदे तरीके से उसे देख रहा था। मोहित आर्या को एक अश्लील वीडियो सेंड करता है जिसे देखकर आर्या काफी चिढ़ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मोहित की नीयत कितनी ज्यादा खराब है। देवकी मैम को पता चल जाता है कि मोहित ने ऐसी नीच हरकत करी है तो वो मोहित के फोन को सीधा खिड़की के बाहर ही फेंक देती हैं क्योंकि किसी लड़की को अश्लील वीडियो भेजकर उसने कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया था। इस चीज से मोहित को काफी बेइज्जती सी फील होती है और उसका ईगो भी हर्ट हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अपने आप को बहुत कूल समझता था लेकिन उसकी सारी कूलनेस वहीं निकल गई थी। अब हम देवकी मैम को उनके घर पर देखते हैं जहां पर उनकी फैमिली में उनके पति आनंद और एक छोटी बच्ची होती है। वहीं पर हम आर्या को भी देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि आर्या देवकी की ही बेटी है। आर्या देवकी की सगी बेटी नहीं थी बल्कि देवकी आर्या की सौतेली माँ थी। इसी वजह से आर्या देवकी को अपनी माँ नहीं मानती थी और उनकी कम ही सुनती थी बल्कि वो अपने पापा की ही बातों को मानती थी। आर्या अपने पापा को बताती है कि सैटरडे नाइट को एक पार्टी है जहां पर मेरे सारे दोस्त लोग जा रहे हैं तो मैं भी वहीं पर जाना चाहती हूँ। माँ आर्या से पूछने लग जाती हैं कि पार्टी कहाँ पर है और साथ में कौन कौन जा रहा है। तो इस बात से आर्या काफी भड़क जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी सौतेली माँ यहाँ भी टीचर बनकर दिखा रही है। तो वो ऐसे ही बहस करके खाना छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माँ खाना लेकर आर्या के रूम में जाती हैं और कहती हैं कि मैंने पापा को मना लिया है तो अब तुम पार्टी में जा सकती हो। माँ हमेशा कोशिश करती थी आर्या के साथ घुलने मिलने की लेकिन आर्या उन्हें माँ का दर्जा देने को तैयार ही नहीं थी और बस यही सोचती थी कि चाहे जो हो जाए वो असली माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। एक तरह से अगर हम आर्या की नजर से देखें तो वो भी अपनी जगह सही ही थी क्योंकि वो अपनी सगी माँ से बहुत प्यार करती थी तो किसी और को अपनी माँ मान लेना थोड़ा तो मुश्किल ही था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पिताजी को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ जाता है तो अब घर में माँ बेटी और छोटी बच्ची पीहू ही रह जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्या पार्टी में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है। पार्टी में पहुंचकर आर्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी के माहौल को एंजॉय करने लग जाती है और काफी खुश नजर आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसी पार्टी में मोहित भी मौजूद होता है जो कि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा होता है। उसकी नजर आर्या पर जाती है तो वो अपने कजिन ब्रदर चार्ल्स को बताता है कि उसे वो लड़की बहुत पसंद है और ये भी बताता है कि उसकी माँ ने उसका फोन तोड़ दिया था। मोहित आर्या के पास जाता है और उसके साथ फिर से वैसे ही बदतमीजी करने लग जाता है। मोहित उन्हीं लड़कों में से एक था जो ये सोच लेकर चलते थे कि लड़की अगर किसी पार्टी में आई है तो वो एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी कर सकती है लेकिन आर्या बिल्कुल भी वैसी नहीं थी तो वो उसे धक्का देकर वहां से भगा देती है। मोहित गुस्से में अपने भाई के पास जाता है तो उसका भाई समझ जाता है कि लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो वो सोचता है कि अब वो उसके पास जाएगा। चार्ल्स शराब के ग्लास में नशे की गोली मिलाकर ले जाता है और आर्या से बातचीत करते हुए उसे पिलाने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी आर्या की दोस्त वो गिलास लेकर शराब पी जाती है। तभी आर्या चार्ल्स की ठरकपन को समझ जाती है तो वो उसे इग्नोर करते हुए उसे भी भगा देती है। अब चार्ल्स एकदम गुस्से से वापस चला जाता है तो सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो काफी भौकाल मार के गया था लेकिन आर्या ने उसे धुतकार दिया था और अब यही बात चार्ल्स के ईगो को हर्ट कर देती है। वहीं पर एक जोगिंदर नाम का आदमी मौजूद होता है जो कि नशीले पदार्थों को सप्लाई करने का काम करता था और बाकी बुरे काम करने में भी माहिर था। तो चार्ल्स उसी के साथ मिलकर आर्या के साथ कुछ गलत करने का प्लान बनाता है। अब जो ड्रिंक में गोली मिलाकर चार्ल्स आर्या को देने गया था वो उसकी दोस्त ने पी ली थी तो उसे चक्कर से आने लग जाते हैं। तो आर्या उसे एक जगह बैठाकर कैब बुक करने
के लिए बाहर निकल जाती है। तभी आर्या के पास माँ का कॉल आता है तो वो बता देती है कि वो 40-45 मिनट में घर पहुंच जाएगी। आर्या कॉल कट करती ही है कि तभी अचानक पीछे से मोहित, चार्ल्स और जोगिंदर तीनों ही आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़ के अपनी कार में बैठा लेते हैं और उनके साथ उस होटल का वॉचमैन भी शामिल होता है। आर्या चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उन दरिंदों के अंदर बदला लेने का भूत सवार था तो उनमें से किसी को आर्या की चीख सुनाई नहीं दे रही होती और उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि वो कितना गलत कदम उठा रहे हैं। उस टाइम मोहित और चार्ल्स दोनों चीख चीख कर यही कह रहे होते हैं कि अब बुला अपनी माँ को, अब बुला अपनी माँ को। वो चारों दरिंदे घंटों भर आर्या के साथ घटिया घिनौना वाहियात काम करते हैं और फिर उसे सड़क किनारे नाले में फेंक कर चले जाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है जिसे देखकर एक पल को आपको लगेगा कि ये आखिर क्या ही था, लेकिन सच कहूँ तो जो भी आप एहसास कर रहे हो उससे भी ज्यादा ये वो लोग फील करते हैं जिनके साथ सच में ऐसा होता है। आर्या को घर ना पहुंचे हुए काफी टाइम बीत जाता है तो माँ बहुत परेशान हो रही होती हैं तो वो सोचती हैं कि वो खुद ही पार्टी में जाकर उसे घर ले आएंगी। माँ पार्टी में जाती हैं और आर्या के दोस्तों से उसके बारे में पूछती हैं, लेकिन आर्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इस बात से माँ और भी ज्यादा घबरा जाती हैं तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं इस बात की कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस उनकी बातों को काफी लाइटली लेती है क्योंकि वो रात वैलेंटाइन डे की रात थी तो पुलिस वाले यही सोच लेते हैं कि लड़की कहीं किसी और के साथ चली गई होगी। वहीं पर एक आदमी बैठा माँ की सारी बातों को सुन रहा होता है। पुलिस वाले माँ को दिलासा देकर उन्हें वापस भेज देते हैं। तभी वो आदमी माँ के पास आता है जिसका नाम दयानंद होता है और वो बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। दयानंद माँ को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना और भोलेनाथ की कृपा से मैं मुर्दे की राख में से भी उसकी कुंडली निकाल लेता हूँ। अब माँ तो पहले से ही परेशान थी तो वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसका विजिटिंग कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अब अगले दिन माँ को पता चलता है कि आर्या मिल गई है, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो दौड़ते भागते अस्पताल पहुँचती हैं। आर्या की इतनी बुरी हालत देखकर माँ अपने आंसू रोक नहीं पाती और उसे देखते ही रो पड़ती हैं क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। डॉक्टर माँ को बताती हैं कि आर्या के साथ काफी जोर जबरदस्ती करी गई है और उसे मारने की भी कोशिश करी गई थी और जिस तरह से उसकी बॉडी पर निशान पाए गए हैं उससे यही लगता है कि आर्या के साथ बलात्कार किया गया है। ये जानने के बाद माँ एकदम टूट सी जाती हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाई और उस टाइम पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था क्योंकि जो हुआ था वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ था। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि आर्या के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है तो इस केस को हैंडल करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर मैथ्यू को अपॉइंट कर दिया जाता है। आर्या को होश आ चुका था लेकिन वो अपनी माँ से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी और न ही कुछ खा पी रही थी। आर्या के पिता इंडिया से बाहर गए थे लेकिन जब उन्हें ये खबर मिलती है तो वो किसी भी तरह से वापस आ जाते हैं और वो भी जब आर्या की हालत देखते हैं तो एकदम से शॉक में चले जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया। आर्या जब अपने पिता को देखती है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और खूब रोने लग जाती है क्योंकि वो अपने पिता के ज्यादा करीब थी तो उनके सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। माँ आर्या से कहती हैं कि जिन्होंने ये सब किया है वो कौन थे ये तुम्हें बताना ही होगा क्योंकि तुम ही उनको सजा दिला सकती हो। आर्या माँ से कहती है कि उन लोग ने जब मुझे पकड़ा था तो वो ये चिल्ला रहे थे कि अब बुला अपनी माँ को, अब बुला अपनी माँ को। ये सुनकर माँ तुरंत ही समझ जाती हैं कि ये सब किसने किया है, लेकिन ये सुनकर उन्हें और दुख होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनकी वजह से आर्या आज इस हालत में है। कहीं न कहीं आर्या भी माँ को ही इन सब का जिम्मेदार मान रही थी और यही सोच रही थी कि अगर उस दिन माँ ने उसका फोन ना फेंका होता तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। माँ और बेटी के बीच इस गलतफहमी की वजह से और भी दूरियां बढ़ गई थीं और हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि इस टाइम पर माँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आर्या अपना स्टेटमेंट दे देती है और उन चारों दरिंदों का नाम बता देती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। पुलिस इंस्पेक्टर एकदम एक्टिव हो जाता है और उन चारों को उनके इलाकों से धर दबोचता है। अब कोर्ट में ये केस चलने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ मिलने की उम्मीद कम लग रही होती है क्योंकि मोहित और चार्ल्स काफी अमीर घर के थे तो उनके माँ बाप ने पैसे खिलाकर सारे गवाहों का मुंह बंद करवा दिया था और सारे सबूत मिटा दिए थे और जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनको बदली करवा दिया था जिससे कि वो चारों ही दरिंदे बड़े आराम से बच जाते हैं। कोर्ट का ये फैसला सुनकर आर्या के पिता एकदम गुस्से से भर जाते हैं तो वो कोर्ट के अंदर ही उन चारों को पीटने लग जाते हैं जिससे कि कोर्ट का अपमान करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कानून हमारा इतना ज्यादा ढीला है और देश में इतनी गरीबी है कि चंद पैसों के लालच में हर कोई बिकने को तैयार है जिससे कि गुनहगार खुलेआम बाहर घूमते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। दयानंद कोर्ट के पास ही मौजूद होता है और सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे इंसान
इंसाफ पाने के लिए एक माँ तड़प रही है और कैसे वो 4 दरिंदे खुशी से आजाद हो गए हैं। माँ अपने पति को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ पर उन्हें पुलिस ऑफिसर मैथ्यू मिलता है। तो वो माँ से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है। माँ कहती है कि आप नहीं समझ सकते कि हम पर क्या गुजर रही है। इस देश में रेप तो कर सकते हैं लेकिन रेपिस्ट को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। जो फैसला कोर्ट ने सुनाया था उसे जानने के बाद आर्या की हालत एकदम खराब हो जाती है और तब वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मौके पर सभी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जब भी किसी के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कारी सिर्फ उसके शरीर को ही हानि नहीं पहुंचाता बल्कि लड़की की आत्मा तक को झंझोर कर रख देता है और वो पल हर पल याद आने लग जाता है और उस हादसे से उभर पाना बहुत ही ज्यादा हिम्मत लगती है। पिताजी कहते हैं कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें सजा दिलाकर रहेंगे। माँ कहती हैं कि सजा तो आर्या को मिली है क्योंकि इस हादसे के साथ अपनी जिंदगी जीना इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। अब अगले दिन पिताजी आर्या के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि शायद हमें कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, लेकिन आर्या कहीं भी जाने से मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब माँ वापस से स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हैं तो उसे वहां पर मोहित दिखता है, जिसे देखते ही उनका खून खौल उठता है। वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाती हैं और पूछती हैं कि उसे अब भी स्कूल में क्यों रखा गया है। प्रिंसिपल कहते हैं कि कोर्ट के हिसाब से मोहित इनोसेंट साबित हुआ है तो हम उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते, वरना उसके माँ बाप स्कूल के खिलाफ ही केस फाइल कर देंगे। माँ का जो कानून और लोगों पर जो विश्वास था वो पूरी तरह से उठ चुका था और अब वो समझ गई थी कि शायद किसी से भी कुछ भी नहीं होने वाला। माँ गुस्से में आकर मोहित का पीछा करती हैं और उसे कार से उड़ा देने का सोचती हैं, लेकिन उसी वक्त एक ट्रक उनके सामने आ जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। माँ अब अपनी टीचर की नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि जिस स्कूल में उनकी बेटी का बलात्कारी पढ़े उस स्कूल में वो नहीं पढ़ा सकती थी। माँ की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी उन्हें डिटेक्टिव दयानंद का ख्याल आता है तो वो उसके पास ही पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। दयानंद खुद एक बेटी का पिता था तो वो माँ के दर्द को समझ सकता था और ये भी जानता था कि उनके साथ गलत हुआ है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। थोड़े दिन बाद दयानंद दोबारा माँ से मिलता है और उस वॉचमैन के बारे में जानकारी देता है जो कि बलात्कार के समय मौजूद था। वो बताता है कि वॉचमैन एक ठेके पर जाकर दारू पीता है और जब तक ठेका बंद न हो जाए तब तक दारू पीता ही रहता है। डिटेक्टिव दयानंद कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। इस पर माँ कहती है कि गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है कुछ भी नहीं करना। दयानंद जाते जाते कहता है कि भोलेनाथ पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। तभी माँ कहती है कि भगवान हर जगह नहीं होता है। तभी इसका पलट जवाब देते हुए दयानंद कहता है कि इसीलिए तो उसने माँ बनाई है। माँ समाज सेवा भी करती थी और उसी में ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाने का भी काम करती थी, तो वो उन्हीं लोगों से मिलने के लिए जाती हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें। अब हम देखते हैं कि वॉचमैन उसी ठेके में एकदम दारू पीकर टल्ली होता है। तभी एक औरत उसे रिझाने की कोशिश करने लग जाती है और वो हवस का भूखा दाना उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तभी वहाँ एक और औरत आकर उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लेती है। अब जब अगले दिन वॉचमैन को होश आता है तो वो अपने आप को अपने ही घर के सामने नाली के किनारे पड़ा पाता है। वॉचमैन घर जाता है और सीधे बाथरूम में घुस जाता है और जब वो सुसु करने के लिए बढ़ता है तो देखता है कि उसके पास तो वो हिस्सा है ही नहीं। अब यहाँ पर ये देख उसकी हालत खराब हो जाती है और उसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और लोहे के नल से उसका सर टकरा कर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। माँ ने उसके उस हिस्से को ही काट डाला था जिससे कि ऐसे घिनौने मर्द अपनी मर्दानगी को दिखाते हैं और अब वो किसी और के साथ गलत करने के लिए जिंदा बचा ही नहीं था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में ये खबर चल रही होती है कि जिस गैंग रेप में एक वॉचमैन शामिल था वो अपने बाथरूम में मरा पाया गया है। ये खबर सुनकर आर्या को अंदर से एक हल्का सा अच्छा सा एहसास होता है क्योंकि जितने लोगों ने उसके साथ गलत किया था उसमें से एक को खुद ही सजा मिल गई थी, लेकिन असलियत तो ये थी कि उसे सजा देने वाली उसकी माँ थी, पर उसे इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। उधर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है कि वॉचमैन खुद से ही नहीं मरा है बल्कि उसे मारा गया है, तो उसका सीधा शक आर्या के पिता पर जाता है, तो वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। मैथ्यू बस उन पर शक ही कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, तो वो अपने साथी को उन पर नजर रखने को कह देता है। अब हम देखते हैं कि दयानंद और देवकी फिर से मिलते हैं और तब वो उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें कि चार्ल्स और मोहित की सारी जानकारी होती है। दयानंद सीसीटीवी कैमरा
कैमरा डिसेबल करने का प्रोसेस भी उसे बता देता है। माँ जब घर जाकर पेन ड्राइव को ओपन करती हैं तो उन्हें ये जानकारी मिलती है कि चार्ल्स के माँ बाप नहीं हैं, लेकिन वो उसके लिए खूब सारा पैसा छोड़कर गए हैं, तो वो उन्हीं पैसों से अय्याशी करता है। उसे बॉडी बनाने का बहुत शौक है, तो वो प्रोटीन के डब्बे महीने भर में ही खाली कर देता है। माँ के मन में एक आइडिया आता है। वो खूब सारे एप्पल लेती हैं और उनके बीज निकालने लग जाती हैं। वो उन सभी बीज का पाउडर बना लेती हैं। फिर उसके बाद वो एक चाबी वाले को चार्ल्स के घर ले जाती हैं और ऐसा जताती हैं कि वो घर उनका ही है और उससे गेट खुलवा लेती हैं। फिर उसके बाद वो प्रोटीन के डब्बों में वही बीज का पाउडर मिला देती हैं। अगले दिन चार्ल्स अपना प्रोटीन पाउडर पीता है तो उसके थोड़ी ही देर बाद उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। चार्ल्स को अस्पताल ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर मोहित भी आ जाता है। फिर तभी मौके का फायदा उठाकर माँ मोहित के घर में जाती हैं और वो सारे एप्पल उसके कूड़ेदान में डाल देती हैं और ऐसा सेटअप तैयार करती हैं जिससे कि ये लगे कि वो बीज का पाउडर उसी के घर में बनाया गया है। चार्ल्स की हालत एकदम खराब हो गई थी और उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था और वो बोल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि इसकी बॉडी में से साइनाइड नाम के जहर के सैंपल्स मिले हैं जो कि एप्पल सीड से बनाया गया है। इंसान को मारने के लिए 1.5 ग्राम साइनाइड ही काफी होता है और एप्पल सीड्स में 0.6 ग्राम साइनाइड पाया जाता है। देव की एक टीचर थी तो उन्हें इन सब की सारी जानकारी थी, तो उन्होंने खूब सारे एप्पल सीड्स लेकर उतना साइनाइड बना डाला था जितना चार्ल्स को मार सके या उसकी हालत खराब कर दे। उसी वक्त मोहित को खबर मिलती है कि उसके घर पे आग लग गई है, तो पुलिस ऑफिसर और मोहित दोनों ही घर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी आग नहीं लगी होती। तभी वहाँ छानबीन करने पर कटे हुए सेब मिलते हैं और पाउडर भी मिल जाता है, जिससे कि पूरा शक मोहित पर ही चला जाता है कि उसने ही अपने भाई को मारने की कोशिश करी है। माँ ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना दिमाग लगाया था और एक तीर से 2 निशाने मार दिए थे, जिससे कि अब मोहित को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर को वहीं पर माँ का चश्मा मिल जाता है और अब उसका सारा शक सीधा उन्हीं पर चला जाता है। अब अगले दिन माँ चार्ल्स से मिलने के लिए जाती हैं क्योंकि वो जताना चाहती थी कि उन लोगों ने जो उनकी बेटी के साथ किया है उसका बदला वो लेकर रहेंगी। माँ कहती हैं कि तुम लोग चिल्ला रहे थे कि बुला अपनी माँ को, तो अब उसकी माँ आ गई है। आर्या को जब चार्ल्स और मोहित की खबर मिलती है कि उनके साथ क्या हुआ है, तब उसके अंदर थोड़ा खुशी सी जागती है क्योंकि धीरे धीरे उसके बलात्कारियों को सजा मिलती जा रही थी, जिससे कि जो दर्द उसके अंदर था उससे उसने उभरना शुरू कर दिया था। आर्या अपने पिता को मैसेज कर देती है कि हम लोग बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। इस बात से उसके पिताजी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि कई महीने बीत चुके थे लेकिन आर्या अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी, तो उसका ऐसे स्टेप लेने से मतलब यही था कि वो इस चीज से बाहर आना चाहती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर माँ के पास पहुंच जाता है और उन्हें उनका चश्मा दिखाता है। माँ उस चश्मे को देखकर हैरान नहीं होती क्योंकि उन्होंने सेम वैसा ही चश्मा बनवा लिया था। पुलिस ऑफिसर सब कुछ समझ चुका था कि देवकी ने ही उन सभी की हालत खराब करी है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए वो उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब माँ दयानंद से मिलने के लिए जाती हैं ताकि उन्हें आखिरी दरिंदे जोगिंदर के बारे में पता चल पाए, लेकिन दयानंद को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर वहीं पर मौजूद होता है और वो दयानंद को धर दबोचता है। पुलिस वाला दयानंद को पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करने लग जाता है, लेकिन दयानंद कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच पुलिस ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि इस केस के पीछे मत पड़ो, बल्कि और भी कई केसेस हैं सॉल्व करने को, तो इसे जाने दो। अब हम देखते हैं कि मोहित जेल में होता है और उसके बगल में ही एक कैदी बैठा उसके कंधे को सहला रहा होता है। मोहित को जब चलते हुए देखते हैं तो वो लंगड़ा कर चल रहा होता है और तब हमें यहाँ समझ आता है कि जो उसने किया था जेल में वही उसके साथ हो रहा था। लेकिन इस वक्त हमें ये जानकर बहुत खुशी मिलती है और यही सोचते हैं कि उसके साथ यही होना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि जोगिंदर चार्ल्स से मिलने के लिए जाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। चार्ल्स ठीक से बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा के वो माँ माँ कहने लग जाता है, जिससे कि जोगिंदर सब कुछ समझ जाता है कि ये सब किसने किया है। जोगिंदर सीधे माँ के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि सब लोग घूमने के लिए जा चुके थे। डिटेक्टिव दयानंद जोगिंदर के पीछे पीछे लगा हुआ था, लेकिन ये बात जोगिंदर समझ जाता है और फिर वही दयानंद का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते हुए जोगिंदर दयानंद के ऑफिस पहुंच जाता है और उससे मारपीट करते हुए देवकी का पता पूछने लग जाता है। जोगिंदर दयानंद का मोबाइल छीनकर पता लगा लेता है कि देवकी और उसकी फैमिली कहां पर गए हैं। मां का पता चल जाने के बाद हवसी दरिंदा जोगिंदर दयानंद को सीधा गोली ही मार देता है और वहां से चला जाता है।
हम देखते हैं कि आर्या अपने परिवार के साथ रहकर उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रही होती है। जो उसके साथ हुआ था उससे उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिससे कि उभर पाना हर किसी के लिए मुश्किल ही होता है। लेकिन आर्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी और उसके माँ बाप जो उसके साथ थे उसे वैसे फिर से खुश देखना चाहते थे। अब पुलिस ऑफिसर दयानंद के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर छानबीन करना शुरू कर देता है। तभी उसे दयानंद का चश्मा थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि चश्मे के अंदर कैमरा लगा हुआ है। जब वो उसकी फुटेज देखता है तो यहाँ पर सारा राज खुल जाता है कि जोगिंदर ने ही उसे मारा है और अब वो देवकी को मारने के लिए उसके पीछे गया है। अब हम देखते हैं कि जोगिंदर वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ देवकी का पूरा परिवार ठहरा हुआ था और वो सबसे पहले पिताजी पर ही गोली चला देता है। फिर उसके बाद वो आर्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर माँ आ जाती है और उसे भागने के लिए कहती है। जोगिंदर माँ को पकड़ लेता है और फिर एक पॉलिथीन मुंह पर डालकर उन्हें मारने लग जाता है। सांस न मिलने के कारण माँ बेहोश हो जाती हैं और तब जोगिंदर आर्या को पकड़ने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद माँ को होश आ जाता है तो वो आर्या को ढूंढने के लिए भागती हैं, लेकिन जोगिंदर दोबारा से उनको पकड़ लेता है और उनके ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और जोगिंदर के पैर पर गोली चला देता है। अब जोगिंदर और पुलिस ऑफिसर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और तब माँ को जोगिंदर की बंदूक मिल जाती है और वो जोगिंदर को गोली मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। पुलिस ऑफिसर माँ को समझाने की कोशिश करने लगता है कि अगर इसे मार दिया तो आपको ही जेल जाना पड़ेगा, इसलिए इससे बेहतर है कि आप इसे कानून के हवाले कर दें। माँ के अंदर पूरी तरह से गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर से कन्विंस होकर बंदूक उसे दे देती हैं और वो ये भी बताता है कि आपके पति अभी जिंदा हैं और उन्हीं के साथ आपकी छोटी बच्ची भी है। ये देखकर जोगिंदर के मुंह पर एक शैतान जैसी स्माइल आने लग जाती है, क्योंकि अब तो वो बच गया था। क्योंकि कानून किस तरह से काम करता है वो ये अच्छी तरह से जानता था। माँ रो रो कर कह रही होती हैं कि वो सब दोबारा होगा, वो सब फिर से होगा, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। पुलिस ऑफिसर भी जानता था कि अगर इसे जेल भिजवाया तो किसी न किसी तरह ये बाहर निकल ही आएगा, इसीलिए वो माँ को अपनी गन पकड़ा देता है और कहता है कि इसे अगर मारना ही है तो सही गन से मारो। माँ जोगिंदर के ऊपर गन तान देती हैं और पूरे गुस्से और हिम्मत के साथ उसके ऊपर गोली चलाने को तैयार हो जाती हैं। जोगिंदर उनके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है कि इसी ने मोहित को जेल भिजवाया और चार्ल्स को पैरालाइज कर दिया और वॉचमैन को तो मार ही डाला और अब ये मुझे भी मारना चाहती है, जो कि इलीगल है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारी चीजें मुझे पता हैं और अब अगर आपने इसे नहीं मारा तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि आर्या वहीं पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और वो सारी बातें सुन लेती है कि उसकी माँ ने उसके बलात्कारियों को सजा दी है, तो वो तुरंत ही बाहर निकल आती है और पहली बार उन्हें माँ कहकर पुकारती है। अपनी बेटी द्वारा पहली बार माँ शब्द सुनते ही देवकी के अंदर पूरी हिम्मत आ जाती है और वो तुरंत ही सारी गोलियां हवसी जोगिंदर के ऊपर दाग देती हैं। आर्या तुरंत दौड़कर अपनी माँ को गले से लगा लेती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि भले ही वो उनकी सगी माँ नहीं है, लेकिन वो उसकी वो माँ तो जरूर है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी के बलात्कारियों को सजा देने के लिए उनसे भिड़ गईं। माँ और बेटी दोनों के ही आंखों में आंसू होते हैं और अब आर्या देवकी को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट कर ही लेती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब देश का कानून इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि उसे ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि जो सामने खड़ा है वो कितना बड़ा दरिंदा है, तो आखिर में एक माँ को ही उन दरिंदों को उनके किए की सजा देनी ही पड़ती है। देवकी आर्या की सगी माँ तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने आर्या को अपनी सगी बेटी मान लिया था और ऐसे भी अगर कोई किसी की बेटी के साथ ऐसा गलत काम करे तो एक माँ का खून खौल ही उठना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले माँ ही होती है जो बेटी को समझाती है कि ये बात बाहर नहीं जाने देना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। जिस तरह से इसमें माँ बाप को सपोर्ट करते दिखाया गया है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाल ही में मैंने अ थर्सडे नाम की मूवी एक्सप्लेन करी थी जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड थी और इस वीडियो में काफी लड़कियों के कमेंट्स आए जो अपना दर्द बता रही थी। उसमें से काफी लोगों का यही कहना था कि छेड़छाड़ या गलत चीजें करने वाले उनके रिश्तेदारों में से ही कोई एक होता है और कई लोगों ने यह भी कहा कि मम्मी पापा को जब बताओ तो वो चुप
रहने को कहते हैं। जैसे इस फिल्म में माँ बाप को दिखाया है, उस तरह से हर माँ बाप अपनी बेटी के साथ गलत होने पर साथ दे तो शायद इस बात से भी रेप्स होना कम हो सकते हैं, क्योंकि एक रेपिस्ट के मन में ये भी मानसिकता रहती है कि अगर ये लड़की घर में बताएगी तो बदनाम तो ये खुद ही होगी। तो इस मानसिकता को रोकने के लिए फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। देवकी कोई सुपर पावर वाली महिला नहीं थी, बल्कि एक आम इंसान ही थी। लेकिन जब आम इंसान के साथ कुछ गलत होता है और जब उसे इंसाफ नहीं मिल पाता तो वो खुद ही वो इंसाफ पाने के लिए निकल पड़ता है, और देवकी ने बिल्कुल वही किया, जो कि हमें सही भी लगता है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर लड़की रात में पार्टी में गई ही क्यों थी, और उसकी माँ ने भी मना किया लेकिन वो फिर भी गई। माँ उसे पार्टी में जाने से बस इसलिए मना कर रही थी क्योंकि आए दिन वो भी न्यूज देखती और सुनती होंगी। तो जो डर हर माँ बाप के अंदर रहता है वही उनमें भी था। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि उनके मम्मी पापा उन्हें कहीं जाने नहीं देते, कहीं रात में निकलने नहीं देते, उन्हें घर में ही बांध कर रखना चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि माँ बाप आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो आपको बांध कर नहीं रखना चाहते, बल्कि ये डर उन्हें ये करने को कहता है, और आपको वही चीज बुरी लग जाती है और कभी कभार इस बात पर झगड़ा भी कर बैठते हो। हाँ, कुछ माँ बाप होते हैं जो चार लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे सोचकर अपने बच्चे को कहीं जाने ही नहीं देते, तो वो बात अलग है और बहुत गलत बात है। अब सबको पता है कि कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट कितने होते हैं, लेकिन फिर भी लोग हर दिन कार लेकर या रोड पर निकलते ही हैं। अगर सभी इस डर से बैठ जाएं कि बाहर निकले तो एक्सीडेंट हो सकता है, फिर तो पूरी दुनिया ही ठप पड़ जाएगी। बच्चों को रोकने के बजाय उनको ये भरोसा दिलाइए कि कुछ भी हो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहोगे। दुनिया चाहे जो सोचे लेकिन आप हो उनके साथ। तो इस चीज से बच्चों को भी खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा कि उनके लिए उनके माँ बाप हमेशा पीछे खड़े हैं। हाँ, यहाँ अब ये भी नहीं कि आप कोई उल्टा सीधा गलत काम करने लग जाओ जैसे मोहित ने किया। अगर माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी उस बात का पूरा ध्यान रखिए और फालतू काम मत करिए। और माँ बाप सपोर्टिव बने, लेकिन मोहित के माँ बाप जैसा सपोर्टिव मत बनिए, जो कि अपने बेटे की गलती को छुपाने के लिए भी उसका साथ दे रहे थे। जो लोग लड़के को गलत बोलने के बजाय ये कह रहे हैं कि लड़की को पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, उनकी ही सोच बदलने के लिए ऐसी मूवी बनाई जाती है। लड़के को किसने हक दिया कि लड़की के साथ बदतमीजी करे, लड़की को छेड़े? लड़की तो अपने दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, वो ना किसी को छेड़ रही थी ना बदतमीजी कर रही थी, तो वो गलत कैसे हो गई? मैंने हाल ही में कहीं सुना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हटाकर बेटा पढ़ाओ बेटों को समझाओ कर देना चाहिए। इस बात से मैं एग्री भी करूंगा, क्योंकि लड़की को ही सिखाया जाता है कि उसे कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है और ना जाने क्या क्या। ठीक ऐसे ही लड़कों को भी बचपन से सिखाना चाहिए कि लड़कों को क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करना गलत हैं और क्या चीजें करना सही हैं। अब ये सब हम और आप पर ही निर्भर करता है कि आने वाली जनरेशन को हम किस तरह बनाते हैं कि ये सारी गलत चीजें खत्म हो सकें। अब आप ये कमेंट पढ़िए जो कि किसी विटिमी नाम से किया गया है, जो कि असली नाम है भी नहीं। भले ही नाम फेक है लेकिन किया तो किसी इंसान ने ही होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बीच वाकई में ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं। तो माँ बाप ऐसे ही लोगों से बचाने के लिए ही आपको रोकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये वो चैनल नहीं है जहाँ आप कुछ भी कमेंट करके निकल जाएंगे ये सोच के कि क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, और फर्क ये पड़ता है कि ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि अपनी लाइफ में आप कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो। अब ये जो कोई भी है, मुझे असली नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई थोड़ी अपनी गिरी हुई सोच को उठाओ और जिस माहौल में तुम रह रहे हो उससे बाहर निकलो, क्योंकि ऐसी सोच रख के तुम बहुत कूल नहीं बन जाओगे और ना ही कोई बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम भले ही फेक नेम से कमेंट करके खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन भाई तुम हो तो गलत ही, और ये बात तुम्हें समझनी ही पड़ेगी। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सारे लड़के गलत नहीं होते, तो मैं भी यही कहता हूँ कि सारे लड़के गलत नहीं होते, बल्कि लड़कियां भी कई जगह पर गलत होती हैं। तो अगर मैं कुछ कहता हूँ तो वो उन गलत लोगों को ही कहता हूँ। तो अगर आप अच्छे हैं तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आप तो अच्छे हैं तो आपको बुरा क्यों ही लगेगा। लेकिन अगर आप बुरे लोगों के सपोर्ट में हैं तो आप अच्छे तो नहीं हो सकते। अब एक्टिंग की बात करें तो श्रीदेवी को हर कोई जानता है कि वो कितनी बड़ी अदाकारा थी और उन्होंने अपनी एक्टिंग से कई फिल्में हिट कराई हैं। उसी तरह उन्होंने इस फिल्म में भी बहुत अच्छे तरह से अपने रोल को निभाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये उनकी आखिरी फिल्म थी, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज भी हम उन्हें और उनकी एक्टिंग को याद करते हैं। उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह से एक जासूस का रोल निभाया है और जो गेटअप लेकर कैरेक्टर को प्ले किया है, पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया था। और यही बात प्रूव करती है कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं कि जो भी रोल वो निभाते हैं वो उसी में ढल जाते
जाते हैं। अक्षय खन्ना एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं जो कि हर रोल को काफी बखूबी से निभाते हैं। तो इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के रोल को काफी बढ़िया तरीके से निभाया है। सजल अली जिन्होंने आर्या के कैरेक्टर को निभाया है वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने भी अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आप आर्या के दर्द को फील कर पाते हैं। बाकी जो सह कलाकार हैं उन सभी ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे नेटफ्लिक्स या ZEE5 पर देख सकते हैं और ये काफी अच्छी मूवी है जिसे एक बार तो देखना ही चाहिए। जो मैं हमेशा कहता हूँ वही मैं अब भी कहूंगा कि दरिंदों से बचने के लिए आप खुद को मजबूत करें, क्योंकि जिस तरह की दुनिया है इसमें जीने के लिए खुद को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त आपके साथ कोई नहीं रहने वाला। इसीलिए हर मुसीबत के लिए खुद को तैयार रखें और ये बात मेल फीमेल दोनों पर ही लागू होती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन मॉम मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।